मैसेज आ गया? आप साहब के ऑफिस से मैसेज आ गए हैं तो हमको स्टार्ट कर देना चाहिए अब, यदि आपकी अनुमति हो तो। कीजिए। नहीं नहीं, आप मेरी अनुमति क्या, आप स्टार्ट कीजिए। जी हम्म। जी जी। ओके ओके। तो आप सभी को नमस्कार। आ, और सबसे पहले बहुत ढेर सारी बधाई प्रोफेसर सरोज सर को, जिन्होंने संघवाद पर इतनी अकादमिक रिच बुक हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया है। और इस बुक डिस्कशन का अवसर उन्होंने इंडियन रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन को दिया है। तो सबसे पहले सर को बधाई। और इस बुक डिस्कशन सेशन सीरीज में राजनीति विज्ञान के प्रमुख व्यक्तित्व यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनमें से हमारे विश्वविद्यालय के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक के माननीय कुलपति सर यहाँ पर उपस्थित हैं, जो इस सत्र की, इस बुक डिस्कशन सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे माननीय कुलपति सर राजनीति विज्ञान विषय के प्राध्यापक हैं। और राजनीति विज्ञान विषय में भारतीय दृष्टिकोण क्या है, वो चाहे अंतरराष्ट्रीय संबंध हो, या फिर लोकतंत्र हो, या नागरिक समाज हो, या राजनीति विज्ञान के जो अनेक अनुक्रमों के उपक्रम हैं, उनके अंदर और उनके अंतर्गत उनकी एक अलग दृष्टि है, उनका एक अलग अध्ययन है, और उनका एक अलग ही लेखन कार्य है। सर के द्वारा मैं बता देना चाहता हूं कि 30 से अधिक पुस्तकों का लेखन हो चुका है। जो राजनीति विज्ञान विषय के इतर भी कई पुस्तकें उनकी प्रकाशित हुई हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण उनकी पुस्तक मनमानस में राम, और दूसरी बात उन दिनों की है। ये महत्वपूर्ण पुस्तकें उनकी विषय से अलग प्रकाशित हुई हैं। तो उनके द्वारा इस सत्र की अध्यक्षता की जा रही है। और साथ ही जो संघवाद है, भारतीय संघवाद है, उन पर भी उनकी एक अलग समझ है, उनकी एक अलग दृष्टि है। तो ये सब हम सब लोगों का एक सौभाग्य है कि विकास आज। विकास यस सर। हाँ, ऑनरेबल सर हैज जॉइंड, बेसिस सर। ओके ओके सर, ओके सर। तो सर ओके सर, ओके सर। तो हम सबका यह सौभाग्य है कि आज हमें माननीय कुलपति सर को सुनने का अवसर मिलेगा। और इस सत्र की जो मुख्य अतिथि हैं, आई थिंक सर ज्वाइन कर चुके हैं। तो मैं प्रणाम करता हूं उनको। और वैसे हम उनको सुनते रहते हैं, लेकिन आज विशेष रूप से एक अलग विषय पर हम उनको सुनेंगे। दूसरे जो इस सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित है, प्रोफेसर यातेंद्र सिंह सिसोदिया सर। उनकी एक अलग अपने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शोध को लेकर के उन्होंने जो काम किया है वह अत्यंत अप्रतिम है। और जिसमें हम सभी लगभग जो विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, और अधिकतम जो असिस्टेंट प्रोफेसर इसमें ज्वाइन हैं, बाद में ज्वाइन करेंगे, वो सर के संस्थान में हम लोग जा करके समय समय पर प्रशिक्षण लेते रहते हैं और शोध कार्यों में लाभान्वित होते रहते हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर सरोज कुमार वर्मा सर हैं, जिनके द्वारा यह पुस्तक संपादित की गई है। और लगभग उन्होंने भारत के समस्त राजनीतिक विदों को, उन्होंने उनके लेख को उन्होंने संकलित इस पुस्तक में किया है, और इसके लिए उनको बधाई। वह आज विशिष्ट अतिथि के रूप में इस सत्र में उपस्थित हैं। पैनलिस्ट के रूप में प्रोफेसर तनवीर सर उपस्थित हैं। और जो आप सर, आप दिल्ली विश्वविद्यालय से हैं। आप संघवाद में अपना एक अलग दृष्टिकोण और अपनी एक समझ रखते हैं। आज हमें आपको सुनने का अवसर मिलेगा, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। दूसरे पैनलिस्ट के रूप में प्रोफेसर अनीसुर रहमान सर, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया से उपस्थित हैं।
और सबसे पहले सर आपका स्वागत और अभिनंदन इस रूप में कि आपने बहुत ही सहज रूप से हमारा आमंत्रण आपने स्वीकार किया। तो मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रोफेसर सोनाली मैम, 1 साल से हम लोग इंतजार कर रहे थे और मैम को बार-बार कांटेक्ट कर रहे थे कि मैम आप IRSA के प्लेटफॉर्म में आइए, हम सब भैया आपको सुनना चाहते हैं। मैम आपने ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत सा स्वागत। और एक आगामी पैनलिस्ट के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं प्रोफेसर अनुपमा कौशिक मैम। आप सागर विश्वविद्यालय से हैं, डॉक्टर हरीश सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर से हैं और मैडम मेरी गुरु रही हैं सागर विश्वविद्यालय में। मैंने MA सागर विश्वविद्यालय से किया है। तो मैडम से मैंने कई पेपर्स पढ़े हैं। तो आज मैम इस प्लेटफॉर्म में आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। साथ ही प्रोफेसर N सुरजीत कुमार सर जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर उदय भान, प्रोफेसर सुनीता यादव और इंडियन रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन के सभी जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स सभी जुड़े हुए हैं, उन सभी का स्वागत है। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि बहुत बड़े विद्वान आज हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं, हमें उनको सुनना चाहिए। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आमंत्रित करूंगा आज के अध्यक्ष, वैसे अध्यक्षीय उद्बोधन अंत में होता है, लेकिन मैं आमंत्रित करूंगा माननीय कुलपति सर को कि आए और सर आप अपने उद्बोधन से लाभान्वित करें। उसके पहले मैं सर की बहुत सारी पुस्तकें हैं, उसमें से एक पुस्तक है भारतीय लोकतंत्र का बहुआयामीकरण। 2017 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई और मुझे सर की 4 पुस्तकों की समीक्षा लेखन का अवसर मिला। तो वो संघवाद पर उनकी क्या सोच है, मैं कुछ पंक्तियां यहाँ पर सर की कोट करना चाहूँगा आमंत्रित करने से पहले। संघवाद राज्य और केंद्र के सहयोग पर निर्भर होता है। संघवाद में राज्य को केंद्र पर आश्रित होकर के नहीं, बल्कि उसके नीतियों के साथ में समन्वित कार्य होकर के चलना चाहिए। और लोकतंत्र में संघ और राज्य जब तक मिल करके काम नहीं करेंगे, तब तक लोकतंत्र एक लोकतंत्र का तो रूप ले सकता है, लेकिन लोक मंच का रूप नहीं ले सकता है। आपकी यह पुस्तक पृष्ठ संख्या 98 में आपने संघवाद की जो एक अलग से लोक कल्याणकारी राज्य नामक अध्याय में एक संघवाद का नया दृष्टिकोण जोड़ा है। तो मैं सर आपको बहुत ही सहज भाव से आमंत्रित करता हूं। सर आप आए और अपने व्याख्यान से हम सबको लाभान्वित करें। सर आपका स्वागत है। धन्यवाद विकास, बहुत अच्छी बात कर रहे थे तुम। थैंक यू सर। बहुत आशीर्वाद। आज के कार्यक्रम में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर द्रष्टव्य मेरे अनन्य मित्र प्रोफेसर सरोज कुमार वर्मा जी, जिनके द्वारा संपादक पर हम लोगों को विचार विमर्श करना है। और मेरे अतिप्रिय जो गेस्ट हैं आज के, प्रोफेसर यतेंद्र सिंह सिसोदिया जी, प्रोफेसर तनवीर एजाज जी, प्रोफेसर अनीसुर रहमान जी, प्रोफेसर सोनाली सिंह जी, प्रोफेसर अनुपमा कौशिक, प्रोफेसर सुरजीत कुमार इस कार्यक्रम में किसी न किसी रूप में प्रतिभाग कर रहे हैं, देख रहे हैं अथवा सुन रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि शोध छात्र के समूह ने एक संगठन बना रखा है विकास ने, बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर नियमित रूप से चर्चा की जा रही है और उसी के अंतर्गत आज एक महत्वपूर्ण कड़ी में हम आप सभी बैठे हैं। मुझे बड़ी रुचि होती है विशेष करके जब राजनीति विज्ञान विषय के अध्येता और ख्यातिलब्ध विद्वान बैठते हैं, उनको सुनने में भी मेरी रुचि होती है और उनसे विचार विमर्श में भी बड़ी रुचि होती है। लेकिन प्रशासनिक कार्यों की व्यस्तता के चलते मैं आरंभ में ही 10 मिनट आप अपनी बातचीत आपसे विदा ले दूंगा। ऐसे कार्यक्रम अकादमिक क्षेत्र में ज्ञान का जो कोर्स है उसे समृद्ध करने का काम करते हैं। अभी लोकतंत्र का महापर्व हमारे देश में संपन्न हुआ है और उसका सुपरिणाम अपने सामने है।
पूरा विश्वास है कि बहुत तेज गति से अपना राष्ट्र नए स्वरूप में नई सरकार के साथ आगे बढ़ने वाला है। वस्तुतः हम आगे तब बढ़ते हैं जब हमारी एक टीम होती है, हमारे एक सहयोगी होते हैं और हमारी प्रगति यात्रा में बहुत सारे ऐसे पड़ाव होते हैं जहां हम स्वयं या अचानक नहीं पहुंच पाते। इन पड़ावों तक ले चलने वाले जो हमारे सहयोगी हैं, सहभागी हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, व्यक्ति के जीवन में भी, संस्था और संस्थान के जीवन में भी और राष्ट्र के जीवन में भी। हम एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं और हमारा लोकतंत्र आज दुनिया में सर्वाधिक समादृत लोकतंत्र है, क्योंकि हम जनसंख्या के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और सबसे सफल लोकतंत्र। हमारे लोकतंत्र ने केवल प्रवाह देखा है, विकास देखा है, और इसी प्रवाह और विकास के कारण लोग जुड़ी। लोकतंत्र में हम लोग बहुत बात करते हैं बहुमत का शासन। बहुमत के साथ हमारे पास हमारे कार्यों की समीक्षा करने के लिए विपक्ष भी हो, लेकिन गत वर्षों से हम बहुमत को सहमति और सहमत को सर्वानुमत में बदलने का सफल प्रयास कर रहे हैं। यह नेतृत्व वर्ग की सफलता है। जहां तक संघवाद की बात है और विशेष करके इस पुस्तक की बात है, तो संघवाद को भी कई रूप में हम लोग देखते हैं। भारत में केंद्र राज्य संबंधों को लेकर बहुत चर्चा होती है। केंद्र सूची के विषय, राज्य सूची के विषय, समवर्ती सूची के विषय, दोनों के अपने अपने प्रशासनिक अधिकार क्या हैं, वित्तीय अधिकार क्या हैं, विधायी अधिकार क्या हैं, और अंत में हम सभी सहमत होते हैं। जहाँ केंद्र और राज्य की नीतियों में तनिक सहमति का अभाव हो, वहाँ केंद्र का निर्णय ही प्रभावी होता है, क्योंकि हमारे राज्य प्रशासनिक इकाइयां हम संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं। तो इसलिए बहुत कुछ अंतर है अन्य देशों के संघ में और हमारे देश के संघ में। जैसे है वह केंद्र के साथ सहयोग करते हैं। केंद्र का दायित्व है कि राज्यों का संरक्षण है। यह संरक्षण किस दिशा में, किस प्रकार का, कितना हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जो प्रदेश की सरकारें हैं वह केंद्र की सरकार के साथ तालमेल अपेक्षित रूप से नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ वैचारिक मतभेद होते हैं। वैचारिक मतभेद प्रगति के लिए होते हैं, तो ये विकास को अवरुद्ध करता है, तो इसका समाधान खोजना पड़ता है। और इसी कारण फेडरलिज्म, एक कम्पिटिटिव फेडरलिज्म, और तीसरा जिसे हम कहते हैं फेडरलिज्म ऑफ बार्गेनिंग या गवर्नमेंट ऑफ बार्गेनिंग या पॉलिटिक्स ऑफ बार्गेनिंग, तीन स्थितियां बनती हैं। आज हम जिस दौर में हैं वह सहभागी, सहयोगी, सहकारी संघवाद के दौर में है, जहां केंद्र और राज्य मिलकर काम करते हैं। दोनों के लक्ष्य बड़े हैं कि हमारा राष्ट्र दुनिया का महानतम राष्ट्र बनना है। केंद्र की जो नीतियां होती हैं संपूर्ण देश के लिए होती हैं और इस देश को दुनिया में प्रतिष्ठित करने के लिए होती है, लेकिन राज्यों की कुछ अपनी स्थानीय आवश्यकताएं होती हैं और उन आवश्यकताओं के कारण वह जो नीतियां बनाते हैं, आवश्यक नहीं कि केंद्र से उनका तादात्म्य हो। तो ऐसे में बाहर से लगता है कि क्या कहीं टकराव तो नहीं है, वस्तुतः टकराव नहीं होता, समन्वय का थोड़ा अभाव होता है। प्रांतीय सरकारें अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए ज्यादा हित की अपेक्षा करती हैं और यह अपेक्षा उनकी मांग के रूप में आता है। हम आप सब जानते हैं कि राजनीति में मांग और पूर्ति का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है, और पूर्ति का सिद्धांत संसाधनों पर कहा इसे
उपयोग में लाना है। ये जो सहकारी संघवाद है ये बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीति में बहुत सारे नारे लगाते हैं इस प्रकार की, कहाँ सरकार बननी चाहिए। आजकल एक यही विमर्श है कि क्या पूरे देश में एक ही साथ निर्वाचन हो, वो भी संघवाद के साथ कैसे समायोजित होगा, ये एक विचारणीय विषय है। क्या केंद्र और राज्य की सभी सरकारें, केंद्र में तो 5 साल चलना ही चलना है जब तक सरकार स्वतः लोकसभा का विखंडन न कराए। प्रांतीय सरकारें कभी कभी कर पाती हैं, तो और इस विधान को प्रांतीय राजनीति करने हस्तक्षेप कम होता है। राष्ट्र की स्थिति और प्रांत की स्थिति संभालने के लिए यह आपातकालीन व्यवस्था होती है, और आपातकालीन व्यवस्था कम समय के लिए होती है, अस्थायी भाव नहीं होता है। इसका कम से कम प्रयोग हो अथवा ना प्रयोग हो, यह ज्यादा सुखद होता है। लेकिन जब हम राष्ट्रीय स्तर पर सोचते हैं कि हमारे देश को किस दिशा में जाना है और किस प्रकार के कार्य करना है, जैसे आजकल हम सभी कह रहे हैं कि हमें 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाना, हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने वाले हैं। तो इस आर्थिक शक्ति बनने में और विकसित भारत बनने में हमारे राज्यों का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। ये राज्य किस तरह से देश की नीतियों का क्रियान्वयन करेंगे, अपनी नीतियों के क्रियान्वयन के साथ साथ, क्योंकि स्थानीय और आंचलिक आवश्यकताएं बहुधा केंद्रीय आवश्यकताओं से तालमेल नहीं करता, तो इसमें हमें एक समन्वय स्थापित करना होता है। यह समन्वय ही टकराव की राजनीति को रोकता है और सद्भाव की राजनीति को बढ़ाता है। वस्तुतः संघवाद समभाव, सहभाव और सद्भाव की राजनीति आयास कि हम सभी मिलकर एक दूसरे के साथ सहयोग करें और सहयोग की प्रक्रिया राष्ट्रोन्नयन के रूप में दिखलाई दे। केंद्र का भी एक धर्म होता है, जिस राष्ट्र में जिस राज्य की जैसी आवश्यकता हो, हम उस आवश्यकता को पूरा करने का प्रयास करें। पहली आवश्यकता होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि राज्यों में किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर अपेक्षित। उस इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग बहुधा सड़क और बिजली की बात करते हैं, भवन की बात कर लेते हैं। सड़क और बिजली एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है, और आज की तारीख सुरक्षा करते हैं और खाद्यान्न सुरक्षा राष्ट्र हैं जो 80 करोड़ लोगों को पिछले कई वर्षों से निःशुल्क भोजन कराने का काम कर रहा है। हमारी उत्पादन क्षमता कितनी है? वस्तुतः है संघवाद, शक्ति विभाजन, शक्ति वितरण और शक्ति संतुलन के बीच में हम कैसे, और शक्ति मिल जाने के बाद अलग अलग दिशाओं में हम दौड़ ना लगाने लगे। इसीलिए शक्ति का संतुलन भी किस प्रकार से होना चाहिए, केंद्र में भी है, राज्यों के लिए भी है। मूल भाव शक्ति वितरण का है और शक्ति विभाजन का है। केंद्र के पास जो शक्तियां हैं वह राज्य में किस सीमा तक उसके हस्तक्षेप की अनुमति देती है, और राज्य की जो शक्तियां हैं वो कितनी हैं, केंद्र से विलग होने की स्थिति में वह नहीं आनी चाहिए। बिलगाव से मतलब भौगोलिक दूरी से नहीं, बिलगाव का मतलब वैकाशिक कार्यों में सहभाग न करने से। इन सभी बातों का ध्यान रखने से सहयोगी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सफल होता है। आज के दौर में हम जो प्रतिस्पर्धी संघवाद कह रहे हैं, इसमें राज्य केंद्र से प्रतिस्पर्धा करते हैं। आप सभी जानते हैं कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिनकी प्रगति केंद्र की तुलना में बहुत ज्यादा है। दो राज्य तो आर्थिक दृष्टि से बहुत ज्यादा समुन्नत हैं, आप नाम भी ले सकते हैं, महाराष्ट्र और गुजरात। उनकी समुन्नति राष्ट्र सकल के रूप में जितना है उससे कहीं कमतर नहीं है। यह भाव सब में आना चाहिए।
सबके अलग अलग संसाधन है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से बहुत आगे हैं। कैसे संसाधन कहाँ जाने चाहिए, यह इस पर निर्भर करता है कि हम प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की कर रहे हैं। आज की दुनिया को प्रतिस्पर्धा की दुनिया कहते भी हैं कि आज का संसार कंपटीशन का संसार। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंपटीशन करते हैं और राष्ट्र के स्तर पर भी कंपटीशन करते हैं। यह जो प्रतिस्पर्धी संघवाद है, यह वास्तव में आर्थिक उन्नति का बहुत बड़ा कारण बनता है, लेकिन तब बनता है जब हम अपने सांस्कृतिक मूल को सहेज कर रखते हैं और जीवन मूल्यों को सहेज करके रखते हैं। इसलिए प्रतिस्पर्धा में हमारे सांस्कृतिक मूल्य और जीवन मूल्य बने रहने चाहिए। जब केंद्र की सरकार किसी एक दल के बहुमत की नहीं होती, तो फिर पॉलिटिक्स ऑफ बार्गेनिंग आरंभ होती है। जो संघीय इकाइयां हैं वो कुछ बार्गेन करने लगती हैं। सामयिक संदर्भों में इसका हम लोग विवेचन कर सकते हैं, लेकिन यह बार्गेन अपने प्रांत के उन्नयन के लिए होता है या प्रशासनिक इकाई के अभ्युदय के लिए होता है, राष्ट्र के ग्रुप नहीं। बार्गेनिंग में कौन कितना हित प्राप्त कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम बेनिफिट विद इन द लिमिट्स इस बार्गेनिंग का सिद्धांत है। एक सीमा के अंतर्गत ही हम अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये तीन धाराएं हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में या फेडरलिज्म में से लेकर के हम चलते हैं, और यह सब कुछ होता है राष्ट्र के विकास के लिए, समुन्नत राष्ट्र के लिए। आज हम दुनिया की बहुत महत्वपूर्ण शक्ति हैं। राजनीतिक स्थिरता की दृष्टि से, लोकतंत्र की सफलता की दृष्टि से, अथवा पुरातनतम लोकतंत्र होने की दृष्टि से, वस्तुतः हम लोग लोकतंत्र की जननी भी हैं। जितनी भारत संस्थाएं भारत में हैं, वह सब लोकतंत्र के मूल का उद्घोष करती हैं। सभा, समिति, विदत, गण, ये सब लोकतंत्र के आयाम है जो अतीत से ही हमारे साथ रहे हैं। इस पर अलग से भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं, लेकिन संघवाद वस्तुतः सहयोग और सहकार की नीति को क्रियान्वित करने के लिए होता है। हम सभी मिलकर काम करें, राष्ट्र के लिए काम करें, क्योंकि प्रदेश हो अथवा देश हो, नागरिकता का तो एक ही भाव होता है, वह है भारतीय नागरिक होने का भाव। समाज एक ही है, वह है भारतीय समाज। इस समाज का उन्नयन हो और हमारा नागरिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पाएगा कि हम विश्व नागरिक तैयार कर रहे हैं। हमारा यह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म विश्व नागरिक बनाने में हमारे लिए सहयोगी। यह जो किताब है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मिथ है रियलिटी, इसमें क्या यथार्थ है और क्या इसमें अनुमान है, सबका बहुत सटीक विवेचन इस किताब में है। प्रोफेसर वर्मा जी ने बहुत कठिन परिश्रम से संकलित किया है। कार्य करने से ज्यादा कार्य करवाना कठिन होता है, लिखने से ज्यादा लिखवाना कठिन होता है। बहुत अनुमान भी है और ज्ञान भी है। इस तरह से वर्मा जी से आग्रह करते थे कि उनकी आर्टिकल लाए, और ऐसे लोग ही इतनी अच्छी प्रस्तुति दे सकते हैं। बहुत अच्छी पुस्तक है राजनीति विज्ञान के अध्येताओं के लिए और व्यवहारिक राजनीति करने वालों के लिए भी, अन्य विषय के लोगों को जो समाज विज्ञान है उनके लिए भी बहुत कुछ है इस पुस्तक में। मैं चाहूंगा कि आप सभी इसका अध्ययन जरूर करें और इस पर अपने अपने स्थान में जहाँ भी हैं आप अवश्य विमर्श करें। अमरकंटक से मैं हूँ, श्री मां नर्मदा से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का जीवन निष्कंटक हो और आप धन्यवाद। धन्यवाद सर, प्रणाम। नमस्कार। सर जब बोलते हैं तो उनके जो भाषा में एक भाव बोध होता है, और जब किसी भी भाषा में भाव बोध होता है तो उसमें जो श्रोता होते हैं वो प्रवाहित होते चले जाते हैं। जितने भी सेमिनार हुए, संगोष्ठियां हुई, हम सर को सुनते चले आए हैं। मैंने कुछ लेक्चर सर के कवरेज किए
तो मैं जब पेन कॉपी लेकर के अधिकतम बैठता था तो जब 40 मिनट 45 मिनट सर का निकल जाता था और अचानक से मुझे कोई कहता था कि समय तो अब हो गया, सर का उद्बोधन खत्म हो चुका, तो मुझे समझ में आता था कि सर अभी और बोल सकते थे या सर को अभी और बोलना चाहिए था। तो ऐसा होता है और हमने तो सर को बहुत सुना और सर आप इस मंच पर आए, आपको बहुत बहुत प्रणाम सर। और हम सबको आपके इस आभासी पटल के माध्यम से आपका आशीर्वाद मिला, तो बहुत बहुत सर धन्यवाद। और अगले वक्ता जो मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके मध्य उपस्थित हैं प्रोफेसर यातेंद्र सिंह सिसोदिया सर, जो मध्य प्रदेश सामाजिक विज्ञान परिषद के निदेशक हैं। हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी सर के बारे में जानते हैं और यदि मुझसे कोई कहे कि हाउ यू कैन define and how you can describe the work of the Professor Yatin Singh Sisodia sir within one sentence, तो मैं यही कहूँगा कि एक व्यक्ति जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के शोधार्थियों को दिया नई दिशा। तो सर आपके जो काम है वो सदैव हम जैसे शोधार्थियों को प्रेरित करते रहते हैं। आपका इस मंच पर स्वागत है सर, बहुत बहुत अभिनंदन है। थैंक यू प्रोफेसर यातिन सिंह सिसोदिया। आप सभी को नमस्कार। इंडियन रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन द्वारा प्रोफेसर सरोज कुमार वर्मा जी की पुस्तक पर यह डिस्कशन जो आयोजित हुआ है, जिसका शीर्षक है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया, मीथ और रियलिटी, और आज के इस पुस्तक विमर्श के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी, माननीय कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक मध्य प्रदेश। इस परिचर्चा में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में इस पुस्तक के संपादक प्रोफेसर सरोज कुमार वर्मा जी हैं। पैनलिस्ट के रूप में हमारे बीच प्रोफेसर तनवीर एजाज जी हैं, प्रोफेसर अनीसुर रहमान जी हैं, प्रोफेसर सोनाली सिंह जी हैं और प्रोफेसर अनुपमा कौशिक जी हैं, और इस कार्यक्रम के सूत्रधार विकास हैं। मैं सबसे पहले तो इंडियन रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि वह अनवरत रूप से एक अकादमिक विमर्श का अलख जगाए हुए हैं और उन्होंने पूरे देश को लगभग इस पूरे कार्यक्रम में बांध के रखा हुआ है और लगातार इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, और ये निश्चित रूप से एक नए तरह का प्रवाह है अकादमिक दृष्टि से, और मैं इसके लिए उनको बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप इसी तरह से आगे इस तरह के कार्य को आगे बढ़ाएं। जब मैं इस पुस्तक की तरफ दृष्टि डाल रहा था तो यह पुस्तक अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण अवदान भारतीय राजनीति और संघवाद के संदर्भ में जितना भी कंट्रीब्यूशन लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसमें इसको एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में हम रेखांकित कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के आरंभ में एक क्रिस्प इंट्रोडक्शन है प्रोफेसर सरोज वर्मा जी का, उसके बाद इसमें 22 आलेख हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि उन 22 आलेखों पर यदि हम दृष्टि डालें तो वह सहकारी संघवाद और कोविड और लिबरलाइजेशन के कंटेक्स्ट में जो विभिन्न फलक हैं संघवाद के, उनकी बहुत विस्तृत चर्चा करते हैं। और चर्चा करने वाले लोग कोई और नहीं, इस देश के प्रतिष्ठित राजनीति विज्ञानी है, और उन सब को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना और उनके माध्यम से वो आलेख प्राप्त करना। और जब प्रोफेसर त्रिपाठी जी इस बात का उल्लेख कर रहे थे कि पुस्तक लिखने से ज्यादा दुष्कर कार्य अच्छे विद्वानों के आलेखों को प्राप्त कर उनसे संपादित करना और उनका प्रकाशन करवाना होता है। मैं एक शोध जर्नल के संपादक के रूप में और कई पुस्तकों को संपादित करने के संदर्भ में मैं उस पूरी प्रक्रिया को ठीक से जानता और समझता हूं कि यह कितना दुष्कर कार्य होता है। तो इस दृष्टि से मैं इस अवसर पर प्रोफेसर सरोज वर्मा जी को बधाई प्रेषित करता हूं कि आपने एक बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया है, और यह कार्य निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण अकादमिक अवदान के रूप में जाना जाएगा। और जब हम लगभग 75 वर्षों के बाद
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय शासन व्यवस्था और संघवाद के आलोक में जब हम इस पूरे प्रकल्प को देखने और समझने का प्रयास करते हैं तो हम लोग, चूंकि यहाँ दो बड़ी घटनाओं का जिक्र करना ठीक लगता है कि आरंभिक वर्षों में रजनी कोठारी जब कांग्रेस सिस्टम की बात कर रहे थे तब के संघवाद की यात्रा से लगाकर जब हम एक बार फिर ये चर्चा हुई है 10 साल के भाजपा के शासन के बाद में कि हम शायद भाजपा सिस्टम के रूप में उस सिस्टम की पुनरावृत्ति हुई है जब एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ किसी सरकार ने 10 साल का जो कार्यकाल यहाँ पूर्ण किया है, उसके संदर्भ में जो हमारे सामने संघवाद के कुछ नए फलक उभर कर आए हैं उनकी चर्चा भी इस पुस्तक में आई है। और इस दृष्टि से ये किताब अपने आप में कुछ नवीनता लिए हुए है और कुछ नया जोड़ रही है। ये उपलब्ध ज्ञान में अभिवृद्धि करने का काम कर रही है। और संघवाद को जब हम जिसकी चर्चा प्रोफेसर त्रिपाठी जी कर चुके हैं कि संघवाद हमारे राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक संवैधानिक उपाय है जिसमें देश के संकेंद्रित और विभाजक प्रवृत्तियों के विपरीत शक्तियों को समेकित कर हम विभिन्नता में एकता को सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। डीडी बसु ने अपने उस संविधान के उस कार्य में लिखा है कि यह एक ऐसी प्रणाली की स्थापना करता है जो न सिर्फ पूर्ण रूप से एकात्मक है, जो कि संघात्मक और एकात्मक का सम्मिश्रण है। और भारतीय संविधान निर्माताओं की यह मंशा रही कि हम किस तरह से एक संघात्मक ढांचे की स्थापना करें जो भारतीय संविधान की एकात्मकता के प्रबल तत्वों को समाहित करते हुए राष्ट्रीय हितों और संघीय ढांचे को गतिशील बनाए रखने की दृष्टि से कार्य करे। और मुझे कुछ कामों की चर्चा यहाँ करना ठीक लगता है कि मैं लुईस टिलिन के काम को यहाँ रेखांकित करना चाहता हूँ कि उन्होंने भारत में संघवाद के संदर्भ में कुछ अच्छा काम किया है। लुईस टिलिन के साथ मुझे एक काम करने का अवसर मिला है जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने प्रकाशित किया है। उन्होंने भी सहकारी संघवाद के संदर्भ में अपनी टिप्पणी की है। ऑस्टिन ने कहा है कि हम भारतीय संविधान में संघात्मक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए सहकारी संघवाद की संज्ञा इसे दे सकते हैं और इस बात का उल्लेख कर सकते हैं कि हमारी संघात्मक व्यवस्था में सहकारिता के लक्ष्य सन्निहित है। और रेखा सक्सेना का काम भी उल्लेखनीय है। और इस पुस्तक का जो प्राक्तन जिन्होंने लिखा है प्रोफेसर MP सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय ने, उनका कार्य भी बहुत उल्लेखनीय है इस दृष्टि से। जिन्होंने संघवाद और राजनीति में जो कार्य किया है उसकी चर्चा हम लोग लगातार करते हैं। उसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि प्रचलित स्थितियों द्वारा लाए गए परिवर्तनों के बावजूद हमने भारत में संघवाद के सार और कार्यात्मक पहलुओं में कई सारे बदलाव देखे हैं। और वर्तमान में यह चर्चा भी अकादमिक संदर्भ में हो रही है कि हम सहकारी के साथ प्रतिस्पर्धी संघवाद की दिशा में भी आगे बढ़े हैं, जिसके आर्थिक पक्षों की चर्चा करना बहुत आवश्यक है जब हम सहकारी संघवाद के संदर्भ में बात करते हैं तो। और कई सारी नीतियों के क्रियान्वयन में, परियोजनाओं के क्रियान्वयन के संदर्भ में भी इस संघवाद के सहकारी सहयोग और संघर्ष के पक्ष उभर कर आए हैं। कराधानों के सुधारों की घोषणा की बात हो या वित्तीय अनुदान के संदर्भ की बात हो, उसको लेकर राज्यों के संदर्भ में जो अनेक प्रश्न खड़े हुए हैं, चाहे वो नीति आयोग की स्थापना का प्रश्न हो, वस्तु और सेवा कर के रूप में GST के क्रियान्वयन के बाद यह आक्षेप लगता रहा है कि यह केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को आगे ले जाने की दिशा में एक प्रयास है। और मुझे लगता है कि सहकारी संघवाद के संदर्भ में जब हम चर्चा करते हैं तो हमें 1992 का जो सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है उसकी चर्चा को भी आवश्यक रूप से इसमें सम्मिलित करना चाहिए, जिसमें 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का हमने सूत्रपात किया है, वह संघीय ढांचे में एक अलग ढंग का परिवर्तन है और इसने बहुत व्यापक स्तर पर बहुस्तरीय संघवाद को मजबूती से स्थापित किया है। और यह निश्चित रूप से लगता है कि स्थानीय स्तर पर जो लोकतंत्र की मजबूती की दिशा में जो कार्य हुआ है उसमें इन संस्थाओं की भूमिका सर्वथा असंदिग्ध और पूर्ण रूप से बहुत ही नियामक और महत्वपूर्ण है।
और उस दृष्टि से यदि हम अनुसूचित क्षेत्रों में या आदिवासी क्षेत्रों के संदर्भ में पंचायत राज अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1997 की भी इसमें चर्चा सम्मिलित कर सकते हैं। सहकारी संघवाद को यदि हम सूत्र रूप में उसकी विशेषताओं को यदि व्याख्यायित करें तो यह राजनीतिक शक्ति की लंबवत और क्षितिज अधिसंरचना को रेखांकित करती है, स्वायत्तता और साझा शासन के होने को प्रबलता से रेखांकित करती है, ये राजनीतिक वैधता के क्रियान्वित स्वरूप को प्रकट करती है, यह राजनीतिक अभिकर्ताओं की इच्छापूर्ति को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करती है, यह वितरण एवं सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की संकल्पना को क्रियान्वित करने की दिशा में काम करती है और सामान्य और अच्छे जीवन की स्थापना हेतु शासन की इकाइयों और उसके शक्ति के अभिकल्पन को इसमें प्रदर्शित करती है। और इस दृष्टि से यदि हम आगे बढ़े तो यह सहकारी संघवाद निश्चित रूप से साझी सहमति आगे बढ़ाने के प्रयासों की दिशा में कार्य करती है। और यदि केंद्र और राज्य के संबंधों को यदि हम स्पष्ट करें तो इसमें राज्यों की स्वायत्तता का प्रश्न है, एकीकरण और आंतरिक सुरक्षा और बाह्य प्रकरणों के केंद्र की संपूर्ण प्रबलता और स्वायत्तता का प्रश्न है, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बीच में एक ठोस फार्मूले पर कार्य करने की बात है। और ये एक तरह से आर्थिक संघवाद जिसमें कि हमारे जो संसाधन है उनके समुचित वितरण की बात को भी इसमें रेखांकित किया जाना चाहिए। और जो प्रमुख कार्य जिनकी चर्चा में कर रहा था और जिसमें कि प्रोफेसर सरोज वर्मा जी का यह संपादन महत्वपूर्ण अवदान है, जिसमें प्रोफेसर रेखा सक्सेना को, सीबी गेना को, लुइस टिलिन को, एमपी सिंह जैसे कई नामों को हम इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। और उस श्रृंखला में यह एकदम नवीन और बहुत महत्वपूर्ण अवदान है और इसके लिए मैं एक बार पुनः प्रोफेसर वर्मा जी को बधाई प्रेषित करता हूं और मैं राजनीति विज्ञानियों को और समाज वैज्ञानिकों से यह आग्रह करता हूं कि वह इस पुस्तक को संदर्भ पुस्तक के रूप में अपने अध्ययन में उपयोग करें। और एक बार पुनः मुझे इस अवसर पर सहभाग करने के लिए आमंत्रित करने के लिए आयोजकों के प्रति हृदय से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और धन्यवाद। जैसा कि सर ने संघवाद पर बहुत सी बातें हम सबके मध्य में किया, और वैसे विद्वानों में एक कमी होती है कि संक्षिप्त में अपनी बातें बोलने का उनको वो नहीं होता, अनुभव नहीं होता, लेकिन सर का मैं 2-3 बार जितनी भी व्याख्यान मैंने सुना तो अपनी संक्षिप्त बात और सीधी बात कहने और समझाने के लिए सर जाने जाते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर और प्रणाम। आप इस मंच पर आए और हम सबके आमंत्रण को आपने स्वीकार किया, तो आपका एक बार पुनः सर धन्यवाद। धन्यवाद। अगले जो इस सत्र के विशिष्ट अतिथि हैं प्रोफेसर सरोज कुमार वर्मा सर, जिनके द्वारा इस पुस्तक का संपादन किया गया है, तो मैं सर से आग्रह करूंगा कि सर आप आए और पुस्तक पर एक संक्षिप्त प्रकाश और एक संक्षिप्त परिचय हम सबके मध्य, उसका उद्देश्य क्या रहा है और कौन से अनोखे तथ्य और आयाम आपने इस पुस्तक पे संकलित करने का प्रयास किया है, हम सबके मध्य रखे सर। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। प्रोफेसर सरोज सर। धन्यवाद विकास जी। जी सर, जी सर। मेरी आवाज आ रही है ना? सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूं इंडियन रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन और इसके प्रेसिडेंट विकास कुमार जी के प्रति, जिन्होंने इस पुस्तक पर चर्चा का यह कार्यक्रम आयोजित किया और इसमें भाग लेने के लिए मुझे और कुछ प्रतिष्ठित विद्वानों को आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस तरह के कार्यक्रम आप निरंतर आयोजित करते रहते हैं और बड़ी खुशी होती है देखकर, आपकी एकेडमिक सक्रियता को देखकर। आप इसी प्रकार निरंतर आगे बढ़ते रहें। मेरा आशीर्वाद और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। भारतीय संविधान में
सहकारी संघवाद की व्यापक परिकल्पना की गई है। संविधान ने इसी परिकल्पना को लेकर भारत को राज्यों का समूह घोषित किया था और यही इसका संघीय स्वरूप है। सहकारी संघवाद एक ऐसी अवधारणा है जिसमें केंद्र और राज्य एक संबंध स्थापित करते हुए एक दूसरे के सहयोग से अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। सहकारी संघवाद की इस धारणा से यह स्पष्ट है कि केंद्र तथा राज्य में से कोई भी किसी से श्रेष्ठ नहीं है। सहकारी संघवाद राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, लेकिन यह सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच टकराव का विषय भी रही है। कई ऐसे मौके भी आते हैं जब विपक्षी दलों ने केंद्र पर राजनीतिक और आर्थिक तरीकों से संघीय भावना का उल्लंघन करने का आरोप लगाया, और ऐसा भी हुआ है कि केंद्र ने राज्य सरकारों पर संघवाद का पालन नहीं करने का आरोप लगाया। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हर एक राजनेता संघवाद की भावना की कस्में खाता है और सहकारी संघवाद तथा प्रतिस्पर्धी संघवाद जैसे शब्द प्रचलन में हैं, लेकिन क्या वास्तव में सहकारी संघवाद की भावना पाई जाती है? जैसा कि विकास जी ने कहा कि इस पुस्तक को लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली या ये विचार आपके मन में कैसे आया, तो इसके बारे में बताने के पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस पुस्तक की भूमिका में भारतीय संघवाद के विभिन्न चरणों का विश्लेषण किया गया है कि भारतीय संघवाद में सहयोग, सहकार, राजनीतिक सौदेबाजी, केंद्रीकरण और एकाधिकार कब कब पाया गया, किस प्रकार इसने भारतीय संघवाद को कभी कमजोर किया, कभी इसे शक्ति दी, और कैसे भारतीय संघवाद ने सभी चुनौतियों का सामना किया। इस पुस्तक को संपादित करने की प्रेरणा मुझे मेरे गुरु प्रोफेसर महेंद्र प्रसाद सिंह से मिली। मैं जब मगध विश्वविद्यालय बोधगया में छात्र था तो वे मेरे शिक्षक थे। उस समय वे दिल्ली विश्वविद्यालय में नहीं थे, वे उस समय मगध विश्वविद्यालय में थे। मेरे शिक्षक थे, मेरे गुरु थे, और बाद में वे वहां से दिल्ली विश्वविद्यालय आए। उनके दिल्ली जाने के बाद भी मैं नियमित रूप से उनके संपर्क में रहा और अभी भी नियमित रूप से उनके संपर्क में हूं। संघवाद पर उनका जो योगदान है उससे आप सभी परिचित हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। वे अथॉरिटी माने जाते हैं फेडरलिज्म पे। कोविड काल में केंद्र और राज्यों के बीच आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चला, उसने सहकारी संघवाद पर एक बार फिर से प्रश्न चिन्ह लगा दिया था, और अन्य लोगों की तरह मेरे मन में भी ये बात आ रही थी कि सहकारी संघवाद क्या केवल एक नारा है, क्या केवल ये एक स्लोगन है, क्या वास्तव में शक्तियों के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है, क्या हम रियली सेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, और सहकारी संघवाद क्या केवल एक मीथ है या रियलिटी है। तो ये सभी बातें मेरे दिमाग में आ रही थी। मैंने अपने गुरु प्रोफेसर महेंद्र प्रसाद सिंह जी से इस चर्चा की, तो वे तुरंत तैयार हो गए और सबसे पहले उन्होंने ही इसमें प्रकाशन हेतु अपना एक लेख मुझे भेजा, जिसका शीर्षक था फेडरल हैंडलिंग ऑफ कोविड-19 इन इंडिया। फेडरल हैंडलिंग ऑफ कोविड-19 इन इंडिया। तो इस प्रकार इस पुस्तक की शुरुआत हुई। प्रोफेसर महेंद्र प्रसाद सिंह उस समय शिमला में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में नेशनल फेलो थे, और अपना लेख भेजने के कुछ ही दिन बाद उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि वहां वे अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने वाले हैं, और ये उनका जो ये आलेख है वो उसका एक हिस्सा है, इसलिए इसको अपनी पुस्तक में शामिल नहीं करो। और उन्होंने कहा कि अगर तुम चाहोगे तो मैं इस पुस्तक का फॉरवर्ड तुम्हें लिखकर भेज दूंगा। मैंने कहा कि सर, इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या होगी, क्योंकि आपका आशीर्वाद मुझे किसी न किसी रूप में अवश्य चाहिए।
फिर उन्होंने इसका फॉरवर्ड लिखकर भेजा और मुझे बेहद खुशी और गर्व है कि इस रूप में उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। आप देखेंगे कि इस पुस्तक में ज्यादा आलेख कोविड काल से ही जुड़े हुए हैं और यह देखने की कोशिश की गई है कि राष्ट्रीय आपदा के उस दौर में इसकी फेडरल हैंडलिंग किस प्रकार की गई तथा सहयोग समर्थ किस हद तक रहा। कोविड-19 के दौर में सहकारी संघवाद पर भी संकट का दौर आया था। उदाहरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में जो वर्गीकरण किया गया, इसका विभिन्न राज्य सरकारों ने विरोध किया। राज्यों ने केंद्र सरकार से इस प्रकार के वर्गीकरण में अधिक स्वायत्तता की मांग की थी, क्योंकि इस वर्गीकरण से बिना स्थानीय स्तर पर मामले की समुचित समीक्षा किए बिना कुछ अनावश्यक प्रतिबंध भी लगा दिए गए थे। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, जिसके तहत केंद्र द्वारा राज्यों को ऐसी आपदाओं से निपटने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उसमें केंद्र सरकार के लिए राज्यों के साथ परामर्श करना अनिवार्य है, किंतु केंद्र के कई निर्णयों में इसका पालन नहीं किया गया, यानी राज्य सरकारों से किसी प्रकार का परामर्श नहीं किया गया। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 11 के तहत एक राष्ट्रीय योजना बनाने की भी इसमें बात कही गई थी और राष्ट्रीय योजना को तैयार करने से पूर्व राज्य के परामर्श को भी उसमें अनिवार्य किया गया है। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा ऐसी कोई राष्ट्रीय योजना तैयार नहीं की गई, बल्कि इसके स्थान पर कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए केंद्र सरकार राज्यों को एडहॉक बाइंडिंग गाइडलाइंस जारी करती रही। इस प्रकार के दिशा निर्देश राज्य के परामर्श के विधायी जनादेश को दरकिनार करते थे। केंद्र सरकार ने यह भी घोषणा की थी कि वे निगम जिन्हें पीएम फंड से दान दिया गया है, उनको सीएसआर छूट का लाभ मिलेगा, किंतु मुख्यमंत्री राहत कोष में दान देने वाले लोगों को इसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो इसका नतीजा ये हुआ कि राज्यों को इस प्रकार से फंड, चीफ मिनिस्टर्स फंड में जो दान मिल रहा था वो बंद हो गया और इसको केंद्र सरकार के इस निर्णय ने इसको प्रभावित किया और राज्यों को वित्तीय सहायता के लिए केंद्र पर और अधिक निर्भर हो जाना पड़ा। इसके अतिरिक्त आप जानते होंगे कि उस समय देश पर शराब बिक्री पर भी रोक लग गई थी, जिसके कारण राज्यों का राजस्व काफी कम हो गया था। हालांकि स्वास्थ्य दृष्टिकोण से ये जरूरी भी था, लेकिन ये स्वाभाविक है कि उनका राजस्व कम हो गया था और उनको इसके लिए केंद्र पर निर्भर होना पड़ता था। पेट्रोल और डीजल की भी बिक्री कम हो गई थी, तो राज्यों का जो राजस्व है वो दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा था और केंद्र सरकार पर उनकी निर्भरता बढ़ती जा रही थी। तो इन सभी कारणों के परिणाम स्वरूप राज्यों के लिए वेतन, पेंशन और कल्याणकारी योजनाओं के खर्चों को उठाना काफी मुश्किल हो गया था। राज्य वे पहली इकाई होते हैं जो किसी भी आपदा अथवा महामारी के समय में सबसे पहले फ्रंट में रहते हैं और काम करते हैं। तो इस प्रकार पर्याप्त धनराशि की आपूर्ति करना संकट से प्रभावी ढंग से निपटने की पूर्ण आवश्यकता बन जाता है और राज्यों को उस समय जो फंड का अभाव हुआ, जो धनराशि का अभाव हुआ, इसका प्रभाव निश्चित रूप से जो लोगों को जो सुविधाएं दी जानी थी उस पर पड़ा। तो ये आवश्यकता है कि केंद्र सरकार राज्यों को बराबरी में देखें और स्वयं पर निर्भरता बढ़ाने के स्थान पर राज्यों की क्षमता को मजबूत करे। तो इस बात को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच में थोड़ी उस समय दूरी बढ़ गई थी। हालांकि इस आपदा के दौरान बाद में आगे चलकर केंद्र और राज्यों में सहयोग भी देखने को मिला, क्योंकि जब भी केंद्र सरकार द्वारा किसी तरह के प्रतिबंध लगाए गए तो सभी राज्यों ने उनका पालन किया। वैक्सीन, दवा
सेफ्टी किट इत्यादि का वितरण भी बिना भेदभाव के किया गया। हालांकि समय समय पर इसमें भी पक्षपातपूर्ण रवैये का आरोप लगाया गया, लेकिन केंद्र और राज्यों ने मिलजुल कर इस समस्या का सामना किया और केवल सामना ही नहीं किया, बल्कि इस आपदा से निपटने में जिस प्रकार से केंद्र और राज्यों ने आपसी सहयोग से जो भूमिका निभाई, उसकी पूरे विश्व ने सराहना की। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा यह कहा है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं पर अधिकतम ध्यान दिया जाना चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा था कि वे कभी नहीं चाहेंगे कि किसी राज्य की प्रगति में बाधा उत्पन्न हो, क्योंकि क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा नहीं करने से विकसित भारत के सपने को कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से आज पक्ष विपक्ष के बीच बढ़ती संवादहीनता के कारण आज जनहित के किसी भी मुद्दे पर मतैक्य की संभावना नहीं बन पा रही है। यहां तक कि ऐसी योजनाएं भी जो गांधी जी के अनुसार पंक्ति में अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के हित के लिए बनाई जाती हैं, उसमें भी दलगत राजनीति सामने आ रही है और सभी का समर्थन नहीं मिल पा रहा है। अनेक राज्य सरकारें जानबूझकर केंद्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन में व्यवधान डाल रही हैं, और इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। कई राज्यों का ये कहना है कि वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अपने राज्यों में लागू नहीं करेंगे। यदि ऐसा होता है तो इसका सीधा असर लाखों छात्र छात्राओं पर पड़ेगा, और इसकी जो क्षति होगी उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा भी कई ऐसी केंद्रीय योजनाएं हैं जिन्हें बहुत सी राज्य सरकारों ने लागू करने से इनकार कर दिया है। यहां तक कि केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई बैठकों में भी बहुत सी राज्य सरकारें शामिल नहीं होती। पिछले कुछ वर्षों में सहयोगी संघवाद की जगह टकरावपूर्ण संघवाद देखने को मिल रहा है। केंद्र और राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारों के बीच सभी मुद्दों पर टकराव बढ़ता जा रहा है, अविश्वास का माहौल बनता जा रहा है, जिसका प्रभाव केंद्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन पर भी निश्चित रूप से पड़ रहा है। अभी हाल में हमारे यहाँ चुनाव हुए हैं और उसके परिणाम भी सामने आए हैं, और उससे यह स्पष्ट है कि 10 वर्षों के बाद फिर से गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और मुझे लगता है कि इसका प्रभाव निश्चित रूप से हमारी संघात्मक व्यवस्था पर भी पड़ेगा। क्यों पड़ेगा इसका प्रभाव? क्योंकि सौदेबाजी का दौर फिर से शुरू होगा, और हो सकता है कि सरकार बनाने के लिए या चलाने के लिए राज्यों के कुछ जायज तो कुछ नाजायज मांगों को भी स्वीकार करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए कुछ राज्यों को विशेष दर्जा देने की मांग अवश्य उठेगी, और यदि किसी एक राज्य की ऐसी मांग को स्वीकार किया जाता है तो अन्य राज्यों से भी यह मांग उठेगी और सरकार को इसके आगे झुकना पड़ेगा। पक्ष विपक्ष जब तक एक बार फिर संवाद की सशक्त परंपरा को पुनर्जीवित नहीं करेंगे और सभी राज्यों के समावेशी विकास तथा जनहित की नीतियों पर सहयोग का वातावरण निर्मित नहीं करेंगे, तब तक सहकारी संघवाद मजबूत नहीं हो पाएगा। भारतीय लोकतंत्र और संघवाद की गरिमा तभी स्थापित होगी जब केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सक्रिय संवाद की परंपरा को मजबूत करेंगी और राष्ट्र के हित में कोई भी निर्णय लेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। 10 मिनट का समय था और मैं समझता हूं कि मैंने 10 मिनट के अंदर अपनी बातों को रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, और यहाँ जितने भी उपस्थित माननीय को अनीसुर रहमान साहब, तनवीर अजीज साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। As a scholar of Central University of Kerala.
आज के इस लेक्चर सीरीज में जो बुक डिस्कशन रखा गया था, जिस पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे आपने आज लेक्चर हमें दिया है, उसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि आपने इतने अल्प समय में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बृहद रूप से तर्क सहित हम सबके समक्ष रखा। इसके लिए हम सब बहुत ही आभारी हैं और कहीं ना कहीं हम सब आपके एक एकलव्य छात्र के रूप में हमेशा से रहे हैं। तो मैं इंडियन रिसर्च स्कॉलर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापन करती हूँ। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ अगले सेशन की ओर हम बढ़ते हुए अपने अभिन्न रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन में आए आज के गुरु प्रोफेसर अनुपमा कौशिक मैडम, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। आदरणीय मैम, मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि कृपया आप आज के इस लेक्चर सीरीज में अपने ज्ञान से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। थैंक यू सो मच अंकिता। थैंक यू विकास। Respected VC, Professor Tripathi sir, Professor Verma, all the learned panelists, audience and the organizers, my namaskar to all of you and my congratulations to Professor Verma and all the learned contributors of this book on bringing out a very good book. And the topic has become really relevant after yesterday's verdict. And I'm so sorry my voice is not working properly because I have been traveling to Prayagraj and just arrived home. The topic is very, very relevant, of course. And the book's forward is, as Verma sir has said, and as I've seen also, by Professor MP Singh. And the contributors are some very, very learned people like Professor Manas Chakravarti, Professor S.P.M. Tripathi, and of course my dear friend Sonali Singh, Professor Seemwal, Professor Thakur, Professor Jana, Professor Sanjay Srivastava, Arvind Adityaraj, and many more, of course. And the topics cover a lot of things like cooperative federalism, competing federalism, and of course bargaining federalism. But of course they stress on how the pandemic was was taken care of during this period and what all challenges could be seen in this regard. And that is the main theme. The COVID-19, tackling of COVID-19 is the main thing in the book. I hope this is going to be read by people in this era of internet and video watching and TV watching and all. Just one thing that I wanted to say, that when we talk about federalism, it seems we kind of forget that ours is not a federal country like United States of America or Switzerland. We are not a pure federal kind of country. We have a combination of unitary and federal system. And it changes with the verdict of citizens. Like for last 10 years, it was very different, and probably next 5 years is going to be very, very different. So my congratulations once again, since a lot of things have already been said by Professor Tripathi and Professor Verma. And of course, Professor Rahman and others are going to talk about it more. Thank you for the opportunity and my congratulations to all of you. Thank you. Okay. Thank you, ma'am. Rifa is here. Ripa ji, please invite to the next speaker. You are mute, Ripa. Please unmute herself. Ripa madam, you are mute. Okay. बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपके संक्षिप्त। हाँ, ओके रिप्लाई, प्लीज प्रोसीड। Good evening, very respected teachers,
And myself, Rifat Tabassum, PhD scholar from the Department of Political Science, Aligarh Muslim University. So, firstly, I'd like to render my heartfelt congratulations to Professor Verma sir for such an uh, enlightening work that he has done on cooperative federalism. Thank you very much, sir. It is indeed a demand of the hour to know more about cooperative federalism, as we have seen yesterday also how coalition politics emerges in our country and influences the federal structure as well. So, sir, thank you, sir, for the book. It will be a great, it will be very helpful for the future research scholars and further studies in the field of political science. Thank you, sir. Today, I like thank you, Vikas sir, for letting me to welcome an esteemed guest of honor uh, from Delhi University. Am I audible? Am I audible? Yes, yes, yes. Yes, Rifa, you are audible. Yes, speak now. I think there is some glitch. Hello, hello. Yes, Yes, Ripa ji, yes, you you are are hearing you. Okay. Yes, I like to welcome. I like to welcome Tanveer Ejaz, Professor Tanveer Ejaz, sir, to kindly enlighten us with his views on cooperative federalism, as well as the book written by very respected Sir Verma sir. Sir, kindly express your views on the book which has just added in our academia. Professor Tanveer Ejaz, sir, please welcome, sir, on the Thank you platform. so much. Uh, can you hear me all? It's difficult for me to, as I said, to open this video because We are then there hearing would be a lot you. of. We are hearing you. Okay, Tanvir sir. that's great. No problem. That's great. We can That's speak that's clearly. great. So yeah, so, no, because I'm doing it with my mobile, and if I open up my video, then there No would be a lot issue, of no issue. Your connection. voice is good enough. That's a good enough. That's fine. So thank you so much, Vikas. And let me in the beginning congratulate Professor Saroj Kumar Verma for writing this book, for editing this book. But before that, also let me try to congratulate Indian Research Scholars Association to organize such a wonderful talk where you have various scholars, intellectuals talking about the whole issue of federalism and why it is the salience of federalism, why it is so important nowadays, and not only nowadays, but how it is particularly I heard Professor Saroj Verma that how important it was during the time of exigencies, something like COVID. So yes, I mean, wonderful, great, and I must also thank Professor Shri Prakash Mani Tripathi, Honorable Vice Chancellor, Professor Yatendra Singh Sisodia, and my co-panelist, Professor Anisur Rahman, Professor Sonali Singh, Professor Anupma Kaushik, and all the committee members. That this whole issue is very robust, and we keep on I mean we must keep on discussing about this particular issue about federalism because we all know that federalism and let's say secularism, federalism, uh, parliamentary democracy, there's so many principles which the Supreme Court has said that these are the basic structures of our constitution. It's very difficult to alter it, which means that that the framework within which our democracy in works is of course one of the fulcrum is federalism, and therefore it is very important to explore the nature of federalism and how it operates in India. Somebody said that our federalism is not a kind of a model federalism like we have in Switzerland or like we have in Canada or like we have in US or maybe Australia. So it's a unique ours is a unique federalism.
Professor Yatindra Singh Sisodia said that he's working with Louis Tillon, and Tillon's description of Indian federalism is it's a centralized federalism. And now a lot of since identity politics has become one of the major uh, uh, political processes. So therefore some of the scholars are calling it as ethnic federalism, right? So apart from these cooperative bargaining, cooperation, no matter whatever the prefix that you use with federalism, the basic idea on which federalism rests is on the manner in which the sovereignty is shared between two governments, between what is called as the center and the other one is the state, right? So the manner in which the sovereignty, I say sovereignty is because that's the way how power needs to be defined in political science, right? Power, I generally not use the word power because it is most of the time it's seen as an end and it becomes quite pejorative in terms of its usage. So it's a shared sovereignty and therefore shared rule. If you recollect the definition given by Alizar, is of course it's a shared sovereignty and self rule. So therefore you have two systems of governments. One is at the center, another one is beyond the center, or outside of the center, which is there because of certain circumstances and certain conditions. So I think Professor Saroj must also include the idea, couple of ideas or gaps. Perhaps I was just looking into the chapters which were there. So one thing, of course, Professor Saroj must have included in his book was the manner in which the powers are shared, right? So this is the shared rule systems, and in these shared rule systems in India, somebody said, the third tier becomes very important. So we have a multi-level federalism. The place where I work, I teach at Delhi University, but also I'm running one of the think tank on federalism as a vice chairman, is Center for Multi-Level Federalism. Now, the idea of multi-level federalism uh, gains a new traction when we see that how at the local level the power is being shared between the state governments and the local level. So you have institutional arrangement. There is an institutional ecosystem given by the constitution and worked upon by the constitution. But the moment when the processes starts, the political processes starts, there we find the nature of federalism, what has been defined as since beginning, that we are a quasi federal, or maybe we have we are federal but with a strong center, or maybe now what everybody is talking about, we are a centralized federalism. Why? Because of the fact that since last 10 years we are seeing that there is a sort of a centralization processes which is going on in all kinds of institutional ecosystem, or all kinds of administrative or maybe fiscal federalism. So what we are seeing is certain kind of a centralization, and when centralization takes place, the whole idea of multi-level federalism, the whole idea of decentralization perhaps is being somewhere, it's being questioned, or somewhere the institutions on which the federalism works, that gets emasculated or that gets weakened. Example, look at the functioning of governor, look at the functioning of civil services, look at the functioning of the institutions which are interstate council, for example, or perhaps even one cannot forget about the judiciary, because the role of judiciary is also very important in terms of sustaining federalism. So that also cannot be missed out, right? So that's there. But I'm very happy to see that there are almost around 22 chapters or 23 chapters in the book. I could not get the time to read the chapters of the book. I definitely am going to read PDF version, and in fact I think maybe sort of a forced entrance
Saroj that I would like to participate, and he said that why participate, speak out, and be a panelist. So thank you so much, Professor Saroj, to give me this opportunity to at least share my ideas. The other idea, that I would like to put across, perhaps which I missed. I mean, I was just glancing through the chapters. One thing that I missed in this particular book is the reference of asymmetrical federalism, right? I mean, look, India. What is the major problem of the country, which is plural in nature, which is multicultural, which is plurinational? All these the new all these concepts which are very much important when we talk in terms of democracy, and democracy is also very, very important in terms of federalism. I mean, there needs to be shown a connect between federalism and democracy. One strengthens each other. I mean, and the nature of democracy, the practices of democracy explains the functioning of federalism also. So if we see democracy where it is backsliding, a lot of people are talking about that it's weakening, backsliding, retreating, retrogressing. So therefore, when democracy is backsliding, definitely federalism will also backslide. So therefore, it's very inextricably linked with democracy. Federalism and democracy, or perhaps federal democracy, is a very, very important area which needs to be researched. Which would perhaps explain the whole institutional ecosystem within which federalism functions. So let me just talk briefly about the whole idea of asymmetrical federalism, because how important asymmetrical federalism is. One of the major problems, of Indian federalism is how to accommodate, in a diverse, in a multi-plural, in a multicultural, in a plurinational country or society like ours. What should be the principle of accommodation, right? Is federalism. So federalism as an institutional mechanism was devised in terms of accommodating the diversity, right? And of course, we cannot miss the partition, because this whole idea of centralized federalism, or Baba Saheb Ambedkar's understanding that in times of emergency we need to be centralized, or at times of at certain crucial, for example, during COVID we saw that our whole country was functioning in a very centralized manner, right? So cooperation was not the first thing that was envisaged during COVID. We understand that it was a period which was an epidemic period, or perhaps a disaster period. COVID was a very exigency period. So in such kind of situation, of course, things happen like that. But the whole question is, which ex post facto, if you try to analyze, the question is that suppose we would have dealt, what Professor Saroj Verma was talking about, that if we would have dealt this whole issue of COVID in a more decentralized manner, things would have been more efficient, and perhaps we would not have seen so many deaths. I mean, there are literature, there are now research on this, and our country is not placed. I mean, in the whole globe now is being categorized into different levels, that who did better and who did worse. So our country is not placed in that description. Our country is not placed that we have done a wonderful job. So perhaps somewhere, if we would have invoked this multi-level federalism, we would have done much better than what we did at that point of time. This is all ex post facto analysis, but at the time of exigency, emergency, I know, I mean, things go wrong, or things I mean, it's very difficult to visualize the situation at that point of time that you would have done that. So therefore, asymmetrical federalism, I think, is the answer to much of the problems that India faces right now, particularly in terms of even political processes, even coalition government, that what we are talking about. So unless and until we have asymmetrical federalism, now asymmetrical federalism is all about how we can treat differently, right, to different areas, to different regions. Of course, this election, the COVID, the makes it very clear that we are into now a coalition. Once again, we have entered into a real coalition
coalition government, right? So now with a coalition government working, what we understand is that we cannot treat all these states. There are two things which has happened. One is, of course, the fulcrum in every coalition government. The fulcrum shifts from center to the state. So therefore, state politics becomes very important. So state political processes would become very important. And when we talk about state politics, of course, we have to take into consideration the different kinds of demands which emanates from different regions, right? Not just only state. Asymmetrical federalism goes beyond state politics. Perhaps it works for a larger region which looks into the issues of language, which looks into the issues of, let's say, variety of things which are there in the diversity, right? So it's asymmetrical federalism is actually a method, an instrument to understand the diversity and to accommodate the diversity by treating not all the regions or all the state in the similar fashion, right? Because of course we have so many what you can call it as uneven development. We have uneven political processes. I mean, Northeast, for example. I mean, how do you treat Nagaland when people from Nagaland say that yes, we are different, we need to have our own flag, we need to have our own constitution, we need to separate. They do not participate. A large region in Nagaland did not participate in elections. So how do you treat them? Similarly, I mean, of course, if you treat them something like what if you remove like Article 370. So if you're going to remove Article 371, for example, that why 371 should be there with ABCD, let us remove that, and why treat differently? Perhaps we are entering into another kind of a conflict, right? So federalism is a method to solve the conflicts and to manage the diversity, and perhaps that, I think, becomes a very important focal point for discussion on federalism. So with these, I think I have taken much time actually. So I'm so thankful to Vikas and the association, and of course Professor Saroj also, to invite me and to bear with me. Thank you so much. Okay, thank you, sir. Thank you, Professor. Yes, Manorama, please proceed. Thank you, Professor Tanveer Ejaz, sir, for your diverse views on cooperative federalism. And like you mentioned, that yesterday's verdict is again a reminder for us to why cooperative federalism in a country like India, which is diverse, is very important. So leaving with a thought, now I would like to invite Professor Sonali Singh. She's a professor in the Department of Political Science, Banaras Hindu University. Over to you, ma'am. Sonali ma'am, you are mute. Ma'am, please unmute yourself. Am I audible? Yes. Yes, ma'am, Okay, you're audible. thank you very much. And good evening, everybody. So at the outset, let me thank Professor Saroj Kumar Verma ji for inviting me to such a wonderful book discussion function organized by Indian Research Scholars Association. First of all, I extend my regards to Professor Sri Prakash Mani Tripathi ji, who is president of today's function, our chief guest, Professor Yatindra Singh Sisodia, then guest of honor, Professor Saroj Kumar Verma, my co-panelists, Professor Tanveer Ejaz, Professor Anisur Rahman, and Professor Anupama Kaushik. I also extend my best wishes to Vikas and his team for building such a wonderful academic forum in the form of Indian Research Scholars Association. I also extend my greetings to all esteemed members and students who are present in this online platform. So, first of all, I would like to congratulate again Professor Saroj Verma for publishing such an excellent book on cooperative federalism in India, Myth and Reality. Now, this book, as we all know, that it was published during the COVID period, and naturally, at that time, the issue of cooperative federalism was very important. And so, keeping that in mind, I also contributed an article to this book, which was titled COVID-19 and Significance of Cooperative Federalism and the Lessons Learned. But today, I will not be talking about COVID-19 and the lessons learned vis-a-vis cooperative federalism in India, but I would be talking about, in brief, once again,
the very basic meaning of cooperative federalism. And from that, I will shift to what are the essential conditions which are required for the functioning of cooperative federalism. And thirdly, I would like to briefly mention, since the time is short, that how those conditions are getting increasingly diluted in the present political scenario. So many of our esteemed scholars have already defined Indian federalism, and we all know that our federalism is not a federalism of American or Canadian version, but it was a new version of federalism which was adopted to suit India's needs. And I will come to that need. And Granville Austin has rightly remarked that our Constituent Assembly was the first of its kind to adopt the notion of cooperative federalism. And besides the many factors which were responsible for the adoption of cooperative federalism, the one important factor which I would like to mention, and which has been already highlighted by Professor Tanveer just now, and that reason was the large size of the country and the huge diversity of population. And therefore, Granville Austin rightly said that India is fated to have a governmental system where local initiative and strong center or control has to be blended. And keeping in mind the India's size and diversity, we cannot have a very highly centralized or unified administration. Because if we do that, it will lead to the so-called breakdown or the disintegration of the local unit or the provincial system. Now this single reason of the huge size of India and the diversity of its population makes the notion of cooperative federalism more relevant in the present time than it was at the time of framing of our constitution. Now, as I say that from this point, I will come to my second point, that is, if that was the most important factor for adoption of cooperative federalism at the time of framing of our constitution, then naturally it is essential, or it was felt essential, that there are certain conditions which are needed to be fulfilled so that the most important reason to have the cooperative federalism can be attained, or it can be, you can say, achieved. And the most important principle, which has been highlighted just now by Professor Tanveer and also by Professor Rajiv Bhargav, that if there is no regard for democratic principle, and also if there is flawed understanding of nationalism, then it is one of the biggest danger to federalism in India. If we have to recognize the huge diversities of India, we need a type of nationalism, as Professor Bhargav has rightly pointed out, that is coalition nationalism, which recognizes the diverse culture, languages, traditions, and it also recognizes the various regional units to devise their own state and also to have their own educational, legal, economic, and other institutions. Or in other words, they must have self-governing rights, but at the same time, they also are a part of shared culture and they come together and form a nation. Now, I would like to pose a question that can cooperative federalism survive in an atmosphere of polarized national identities based on religion? I'm leaving this question to you so that you can think about it. Now, the second important condition which is essential for the functioning of cooperative federalism is the respect for discussion, then deliberation, the critical examination of governmental policies. Besides that, there should be not only free availability of information, but also unbiased and correct information about the functioning of both state and central government.
Besides that, there should be respect for constitution, constitutional authorities, and other democratic institutions. Now, the third very important point, which I feel is very essential condition for the flourishing of cooperative federalism, is the recognition of plurality and dissenting voices in the democracy. Because merely having 3 tiers of government is not essential. There is also need to recognize the immense diversities at different levels of governance, at different levels of community, states, and localities in India. And at the same time, there is also need to recognize a very strong and constructive role of opposition in democracy. And not only constructive role of opposition, but there should be congenial grounds for the opposition to flourish and play its part. Because otherwise, cooperative federalism will have very less meaning if we don't have opposition, opposing voices, and the dissent is not actually regarded and respected. So there has to be recognition and respect of opposition parties at the state and local level. Especially, we have seen during the COVID pandemic, and in my article also I have mentioned in detail that there was lots of